इत्र को लो और अपने गुप्तांगों पे लगाओ। डेफिनेटली अगर हम वो कर पाए तो बहुत अच्छा है। क्या कुछ चीजें आप 100% एक्यूरेसी के साथ कोई चार्ट देख के बोल पाओगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट 8th हाउस। 8th हाउस में प्रॉब्लम्स होती है। इस बात में कोई दम है सूर्य राजा की तरह है। राजा हैज टू बी क्रूअल। कि क्या हम शनि, केतु, राहु इनको हमेशा नेगेटिवली देखेंगे या कभी-कभार इनके अच्छे प्रभाव भी होते हैं? 100% बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसा। थोड़े जेमस्टोन्स वगैरह और उपायों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो भी डराने का काम करे उसके पास तो जाना नहीं चाहिए। सो राहु जो प्लैनेट है वो ऑब्सेशन देता है। आपके प्रेडिक्शंस कभी फेल हुए? मैं तो जितने जेमस्टोन मैं पहनवाता हूँ लोगों को उससे ज़्यादा उतरवा देता हूँ। तो सन साइन जो है वो पूरा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। घर से दूर जाओ, देखो आपको सक्सेस मिलने लगेगी। दुश्मन इतने आएंगे कि आप लड़ते रहोगे। 40% लोग इस दुनिया में मंगली होते हैं। कौन बोले ये बोलते रहो तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। वो भाई साहब वैसे बात कर रहे थे। ये बुद्ध के लिए अच्छी रेमेडी है। व्हाट आर द साइंस ऑफ अ गुड एस्ट्रोलॉजर? देखिए, पहली बात पायराइट जो है वो आपको 1-1.5 मिनट में एक एस्ट्रोलॉजर क्या ही बता देगा। आपको एस्ट्रोलॉजी से क्या चाहिए। वी आर गेटिंग इनटू अ डार्क जोन नाउ। चार्ट में आपको क्या लोगों का डेथ भी दिखता है? एक्चुअली इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। द मिलियनेयर दे डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बट देन द बिलियनर्स। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हमने वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना लिया है तो हम अपनी रूट से दूर होते जा रहे हैं। कुछ राज छुपे हुए होते हैं और कुछ राज हम सबके सामने होके भी हमें पता नहीं चलता है। इसे ही कहते हैं ओपन सीक्रेट, जहां पे हम ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे जो शायद सबको पता है और शायद लोगों को नहीं भी पता है, इसीलिए इसे ओपन सीक्रेट कहा जाता है। एक ऐसा ही विषय है जिन पे आज हम बात करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी, या जिसे लोग ज्योतिष भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं ज्योतिष की गहराइयों को। आइए बात करते हैं एस्ट्रो सौरभ कश्यप के साथ, क्योंकि कभी कभार जो सबसे बड़े राज होते हैं वो सबके सामने होते हैं पर छुपे होते हैं। वेलकम मिस्टर सौरभ। थैंक यू कौशिक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। क्या समझते हैं आप एस्ट्रोलॉजी को? अगर आप इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, आप कैसे देखते हैं एस्ट्रोलॉजी को? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो बहुत ही एक रादर देन इसमें हम इसको इस तरह से लें कि हमें इस पे विश्वास करना है या नहीं करना है, इसको अगर हम डायरेक्शन की तरह ले लेते हैं कि हमें लाइफ में कभी भी कोई डायरेक्शन चाहिए हो, एस्ट्रोलॉजी हमको बहुत अच्छी डायरेक्शन दे सकती है, हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है। तो रादर देन हम इसको सिर्फ एक प्रिडिक्शन की फॉर्म की तरह देखें, उसकी जगह हम इसको ऐसा देखते हैं कि ये हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। लाइफ के किसी भी मुकाम पर अगर हमें लगे कि हमें कौन सी डायरेक्शन लेना है, किस तरफ जाना है, तो एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्पफुल है उसके लिए। तो आप इसको मानोगे कि ये एक एक्चुअल साइंस है, ना कि एक सुपरस्टिशन है? एब्सोल्युटली 100% साइंस है। तो आप क्या, तो ओके, सो लेट्स बिल्ड ऑन इट। तो आप क्या कहोगे कि एस्ट्रोलॉजी गवर्न करता है हमारे डेस्टिनी को, हमारे भाग्य को, या कुछ हमारे हाथ में भी है जो कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या सब कुछ डेस्टिनी है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे में हमारा क्या रोल है। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होता है, बट साथ में फ्री विल भी होता है, हमारी खुद की चॉइस भी होती है। अगर हम अपने चार्ट को, हॉरोस्कोप में 12 घर होते हैं, वो हम तकरीबन सब जानते ही हैं। अगर हम उसको ऐसे डिवाइड करें कि 1/3 ऑफ द चार्ट इज डेस्टिनी, जो हमारी लाइफ में होगा, जो इवेंट होगा। सेकंड है क्या एनवायरनमेंट है, क्या सर्कमस्टांसेस है, वो डिपेंड करता है हम कहाँ बॉर्न हुए हैं। आज अगर जो लोग यूक्रेन में या रशिया में बॉर्न हुए हैं, तो बिना किसी उनकी कोई प्रॉब्लम के, गलतियों के, वो भुगत रहे हैं, बिकॉज 4 साल से अगर वॉर चल रहा है। बट तो वो एनवायरनमेंट और वो सर्कमस्टांसेस होता है। और 1/3 जो है वो हमारा फ्री विल होता है। तो ऐसे में हम जरूर अपने भाग्य को खुद से लिख सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। आप ये बताइए कि तो एज एन एस्ट्रोलॉजर क्या आप 100% एक्यूरेसी के साथ किसी का चार्ट से, मेरा ही चार्ट देख के, क्या आप कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हो कि कौशिक ये चीजें 100% होने वाली है? आपने कहा 1/3 इज डेस्टिन, 2/3 कैन बी बेस्ड ऑन आवर, हम जो चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हाउ डू वी रिएक्ट, उस पे फिर बाकी चीजें आती है। तो क्या कुछ चीजें आप 100% एक्यूरेसी के साथ कोई चार्ट देख के बोल पाओगे कि हाँ ये चीज तो होंगी ही होंगी इस इंसान के साथ? 100% बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसा।
अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर किसी की चार्ट हम देखते हैं और उसका जॉब उसकी अच्छी नहीं चल रही, पर चार्ट में ये क्लियर दिखता है कि उसका जॉब का योग है ही नहीं स्ट्रांग। अगर वो बिजनेस करेगा वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है, पर उसको मौका मिला नहीं, उसने कभी वो रिस्क लिया नहीं, फैमिली ने सपोर्ट किया नहीं, तो जॉब कर रहा है, करता रहा। बट हाँ, अगर वो बिजनेस करे तो डेफिनेटली उसको वहाँ पे भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और अच्छा करेगा। तो ये प्रिडिक्शन बिल्कुल अच्छी 100% काम करेगी। ओके। हैविंग सेड दैट, कहाँ पे काम नहीं करेगी, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि किसी को बोला जाए कि आपकी 3 महीने में नई जॉब लग जाएगी। ऐसा हो सकता है वो 2 महीने में लगे या 4 महीने में लगे, क्योंकि वो सिचुएशन बन रही है जॉब की, पर इवेंट होने में थोड़ा आगे पीछे टाइम लग सकता है। तो वहाँ पे प्रिडिक्शन चेंज हो सकती है, बट ब्रॉड लेवल पे कि ये व्यक्ति को क्या जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, किस तरह की जॉब उसके लिए अच्छी है, शादी अच्छी चलेगी या नहीं, ये 100% एक्यूरेसी से बोला जा सकता है। बोला जा सकता है। 100%। आप कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बता सकते हैं जहां पे आप बोल सकते हो कि ठीक है, मानो अगर ऐसा कुछ मुझे को चार्ट में दिख रहा है, दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ कि ये बैड मैरिज, या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ, इस ये अगर कुछ कंडीशंस बन रहे चार्ट में तो ये बिजनेस के लिए बहुत लाइकली सक्सेसफुल फैक्टर्स मानते होंगे आप। तो मैरिज के लिए हम लोग देखते हैं 7th हाउस देखते हैं, 7th हाउस की क्या कंडीशन है और 7th लॉर्ड कहाँ बैठा है वो देखते हैं। अब अगर 7th हाउस में बहुत पाप प्रभाव है, जैसे कि मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, राहु केतु शनि मंगल, और उनकी या फिर जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं उनकी दृष्टि आ रही है, तो वहाँ पे उनका मैरिज का एक्सपीरियंस खराब होता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। पर हमें और बहुत सी चीज़ें देखनी है। कई बार 7th हाउस खराब है पर 7th लॉर्ड अच्छा बैठा है, तो वो भी हमको देखना है। देन नवमांशा में हम उसको चेक करते हैं। नवमांशा डिविजनल चार्ट होता है मैरिज का, जिसे D9 भी कहते हैं। तो वहाँ जाके हम देखते हैं कि क्या किस तरह से मैरिज दिख रही है। तो अगर हमें 7th हाउस 7th लॉर्ड की प्रॉब्लम दिख रही है मेन हमारे जन्म लगन में और नवमांशा में भी, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं कि मैरिज में प्रॉब्लम आई, डाइवोर्स नहीं हुआ या सेपरेशन हुआ या काफ़ी झगड़ा हो रहा है पर साथ में रह रहे हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। पर हाँ, अगर ये प्रॉब्लम दिख रही है तो मैरिज में प्रॉब्लम तो आएगी, आएगी जरूर। बिल्कुल आएगी। आपने अभी अभी मेलिफिक प्लैनेट्स की बात करी, जैसे शनि जी के बारे में बात किया। मेलिफिक, व्हेन यू से, आप जब बात करते हो, क्यों उनको मेलिफिक बोला जाता है, या फिर और भी कुछ दूसरे ग्रह हैं जिनको मेलिफिक बुलाया जा सकता है, क्या वो सच में मेलिफिक होते हैं? सो आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखिए, हमारे 9 प्लैनेट होते हैं, जिनमें से 4 प्लैनेट है जिनको हम मैलेफिक या पाप ग्रह कहते हैं। वो हैं शनि, मंगल, राहु और केतु। इसके अलावा 5वां प्लैनेट है सूर्य, जिसको हम क्रूर ग्रह कहते हैं। सूर्य को हम क्रूर ग्रह कहते हैं, क्रूअल प्लैनेट। तो क्रूअल इसलिए कि सूर्य राजा की तरह है, राजा हैज टू बी क्रूअल, ओके। क्योंकि वो अगर सबके लिए अच्छा सोचेगा तो वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन, टफ डिसीजन नहीं ले पाएगा। पर पाप ग्रह जो है वो 4 हैं, शनि मंगल राहु केतु। अब ये प्लैनेट जो है ना, ये हमारी लाइफ में टीचर्स की तरह है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आए हैं। अगर हम वो जल्दी सीख लेते हैं तो हमें लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो हमें वो थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर की तरह सिखाते हैं। कुछ प्लैनेट होते हैं जो कि अच्छे प्लैनेट होते हैं, हमारे एक लीनियंट टीचर की तरह होते हैं, जैसे जुपिटर है या वीनस है। और कुछ होते हैं जो स्ट्रिक्ट प्लैनेट होते हैं, आप उनको शनि मंगल को वैसा ले सकते हो। तो हमने बचपन में देखा था कि कभी कभार बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे हमारे, बहुत पिटाई वगैरह भी होती थी, बट क्या उनको बुरा टीचर बोला जा सकता है? तो हमारा पूछने का तात्पर्य ये है कि क्या हम शनि, केतु, राहु इनको हमेशा नेगेटिवली देखेंगे, या कभी कभार इनके अच्छे प्रभाव भी होता है? इनके अच्छे प्रभाव बिल्कुल हो सकते हैं, तो वो कई चीज़ों पे वेरी करते हैं। जैसे कुछ लगन में शनि और राहु बहुत अच्छे प्लैनेट भी होते हैं, शनि योग कारक प्लैनेट भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं टॉरस लगन के लिए शनि जो है वो योग कारक प्लैनेट है, अच्छा रिजल्ट देते हैं। पर शनि अपना तो जो उनका कारक तत्व है वो तो वो निभाएंगे, तो जब शनि आएंगे तो कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगी, हार्डवर्क करा के आपको देंगे। तो रिजल्ट के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पसीना बहाना पड़ेगा। और जब वो देखते हैं आप में हार्डवर्क करने की एबिलिटी है, डिसिप्लिन है, पेशेंस है, तो आपको रिजल्ट देते हैं और बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देते हैं। पर हाँ, पहले टेस्ट करते हैं
फिर रिजल्ट देते हैं। ओके, तो आपने शनि का कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात किया। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राहु केतु, हाउ दे इम्पैक्ट, उनका कैसे आचरण होते हैं? सो राहु जो प्लैनेट है वो ऑब्सेशन देता है। ओके। राहु आपके घर किसी भी जिस हाउस में बैठा है वहां पे, मान लो अगर आपको फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो खुद को लेके, खुद के एम्बिशन को लेके, अपनी लाइफ में क्या करना है, आप बहुत ऑब्सेस्ड रहोगे। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इस तरह की चीजें आप सोचोगे। 10th हाउस में अगर राहु है तो करियर को लेके आपका बहुत ज्यादा ऑब्सेशन रहेगा। और राहु आपको ऐसी एनर्जी देता है कि आप हारोगे नहीं, थकोगे नहीं, बिना थके आप कर सकते हो, पर आपको खुश भी नहीं रहने देते। अच्छा। जहां राहु बैठा है उस हाँ। लाइन में, उस चीज में आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आपको जब मिलेगा आप उससे और चाहोगे, वो मिलेगा उससे और चाहोगे। ओके, तो आप चलिए, अब लेट्स गेट वेरी लिटिल डीपर इनटू इट। ओके, थोड़ा ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं। कौन से वो कॉम्बिनेशन है आप बोलोगे चार्ट में जिसको आप देख के बोल सकते हो कि यार ये वाला राहु इज अ गुड राहु, इसके जो इम्पैक्ट्स आएंगे वो अच्छे आएंगे, वर्सेस अगर, अगेन इट्स अ वेरी जेनरिक कमेंट अगेन, बट यहाँ पे अगर प्लेस्ड है राहु या केतु तो यूजुअली उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही नजर आता है। हाउ वुड यू से दैट? तो राहु की कुछ जगहों पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे अगर थर्ड हाउस में राहु प्लेस्ड है तो इंसान को बहुत करेज देता है, और वो इनिशिएटिव लेने में बहुत अच्छा होता है, तो किसी से डरता नहीं है, तो वो प्लेसमेंट अच्छी है राहु की। अगर सिक्स हाउस में राहु हो तो कंपटीशन से लड़ने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी एबिलिटी देता है। थर्ड हाउस, सिक्स्थ सिक्स हाउस और हाउस मतलब अच्छे अच्छे पोजीशन। अच्छी पोजीशन है। ओके। अब जैसे सिक्स हाउस है तो कंपटीशन से लड़ने की एबिलिटी तो देता है, पर लाइफ में इतना कंपटीशन लाएगा कि आप लड़ते रहोगे, दुश्मन इतने आएंगे कि आप लड़ते रहोगे, अच्छा, पर जीतोगे भी। जीतोगे भी। तो राहु की अच्छी प्लेसमेंट है तो जिताएगा भी आप। केतु के बारे में बात करते हैं तो? और राहु की दो और प्लेसमेंट अच्छी होती है, 10th हाउस और 11th हाउस, जहाँ पे आपको कर्म के क्षेत्र में, और 11th हाउस है आपका गेन्स। तो गेन्स में आप जितना पैसा कमाते हैं उसमें अच्छे रिजल्ट देते हैं, बट दौड़ाता भी है। दौड़ाता भी। केतु के प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। आपने राहु के 4 अच्छे प्लेसमेंट्स यूजुअली जो बेनिफिट्स देते हैं उन पे बात की, केतु को लेके आपकी क्या राय है? सो केतु प्लैनेट है डिटैचमेंट का। केतु माना जाता है मोक्ष कारक ग्रह है। अब मोक्ष कारक ग्रह का मतलब कि आपको दो चीजों से दूर ले जाता है, आपको मटीरियलिज्म से दूर ले जाता है, आपको रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों से दूर ले जाता है। तो जब केतु की दशा आती है तो इसलिए लाइफ में अपने आप प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, क्योंकि केतु को का वो प्लैनेट ही मोक्ष कारक है, उसको ले जाना है आपको मटीरियलिज्म से दूर दूर। तो ऐसे में अगर आप खुद स्पिरिचुअलिटी अपना लेते हैं, थोड़े स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो केतु बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। पर अगर हम उस पीरियड में ये चाहें कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी हासिल करना है, तो हम केतु के एनर्जी के अगेंस्ट जा रहे हैं। देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि अगर आप प्लैनेट के साथ अलाइंड रहते हैं, उसकी एनर्जी के साथ आप अलाइन करते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और नहीं तो वही चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। राइट। तो ऐसा है। अब केतु अगर हम देखते हैं 12th हाउस में बहुत अच्छा है। 12th हाउस जो है वो हमारा आखिरी घर माना जाता है, तो मोक्ष के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है पोजीशन वो। 9th हाउस में केतु बहुत अच्छा है, तो 9th हाउस हमारा रिलीजन को दिखाता है, रिलीजियस यात्राओं को दिखाता है। वहाँ पे अगर केतु हो तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है टुवर्ड्स रिलीजियसनेस या स्पिरिचुअलिटी। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं 4th हाउस में केतु अच्छा है। मेनली 4th हाउस में इसलिए भी अच्छा है क्योंकि 10th हाउस में राहु है, अच्छा, और क्यों राहु और केतु एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं, हमेशा हमेशा ऑपोजिट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट। यस। ओके। तो केतु अगर 4th में है तो राहु 10th में होगा, तो वहां पे इंसान का फोकस बहुत ज्यादा करियर में रहेगा। तो घर में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस उसे ना मिले, घर में टिकेगा नहीं ज्यादा, अच्छा, तो घूमता रहेगा, राहु घुमाएगा उसको, चीज भी कराएगा। चलिए, हमने क्रूर ग्रहों की बात की, हमने मेलिफिक की बात की, मेलिफिक प्लैनेट्स की बात की। एक और ग्रह है जिनको लेके आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, मंगल ग्रह। क्योंकि लोग बोलते हैं कि शादी और टूटने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि मांगलिक था। जो चीजें बाद में पता चलती है कि नहीं, किसी ने अपना हॉरोस्कोप दिखाया नहीं था, शादी कर ली, लव मैरिज था, बट पता चला वो मांगलिक था। तो वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज क्योंकि हाँ मांगलिक था तो इसलिए शादी नहीं चली। सो व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन ऑफ कि मंगल का रोल इन मैरिजेस? देखिए, मांगलिक का जो हम शादी में रोल बताते हैं इम्पोर्टेंट है, बट एग्जैजरेटेड है।
इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट रहता नहीं है। देखिए 12 घर होते हैं कुंडली में, उनमें से 5 ऐसे घर हैं जिनमें अगर मंगल बैठता है तो इंसान को हम मंगलिक बोलते हैं। 5 आउट ऑफ 12 का मतलब हो गया 40% लोग, चांसेस 40% लोग इस दुनिया में मंगलिक होते मंगलिक हैं। का। अगर यहाँ पे हम लोग 10 जने हों तो 10 में से 4 जने मंगलिक होंगे। ऐसे में उसको डराया ज्यादा गया है, पर इतना उसका प्रॉब्लम होता नहीं है। ये तो हो गई पहली बात। पर हाँ, ये जरूर है कि मंगलिक की, अगर मंगलिक से शादी होती है तो मंगल की एनर्जी मैच करती है, जो अच्छा रहता है। शादी में ओवरऑल अच्छा दिखाता है कि आपस में, देखिए मंगल जो एनर्जी है ना, वो 2 तरह की एनर्जी है। एक तो इंसान कितना थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, या थोड़ा फाइट कर सकता है, थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है। तो वहां पे दोनों पार्टनर्स की एनर्जी मैच करती है। दूसरा, जब मंगलिक होते हैं तो सेक्सुअल एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन किस घर में बैठ के मंगलिक हो रहा है। ऐसे में अगर उन केसेस में एनर्जी मैच कर जाए तो वहां पे वो मंगलिक होना अच्छा रहता है। बट ये भी है कि मंगलिक का इफेक्ट जो है वो 28 ईयर्स तक ज्यादा रहता है। अच्छा। अब आज से 50 साल पहले लोग शादी कर लेते थे 17-18 साल की एज में, तो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें 28 तक आते आते 2-3 बच्चे हो जाते थे। राइट। आज की डेट में लोग शादी नहीं करते 30 से पहले, तो तब तक मंगलिक वैसे ही काफी हद तक, हाँ, उसका इम्पैक्ट उसका चला जाता है अब। इम्पैक्ट उसका कम हो जाता है। करेक्ट। एक और वर्ड है जो कि आपके एस्ट्रोलॉजी सर्कल में बहुत यूज होता है, इज द वर्ड रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड, मरकुरी रेट्रोग्रेड को लेके भी देयर इज अ लॉट ऑफ फियर। उसको लेके भी लोग काफी नेगेटिवली बात करते हैं या लोग डर जाते हैं। आपका क्या ओपिनियन है मरकुरी रेट्रोग्रेड को लेके, या फिर आप बात कीजिए कि क्या होता है मरकुरी रेट्रोग्रेड इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। देखिए जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड मतलब वक्री, तो वक्री का मतलब होता है कि वो पीछे जा रहा है, ऐसा बोला जाता है। बट वो एक्चुअली पीछे नहीं जाता है, बट देखने में ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहा है। तो रीजन ये है कि वो प्लैनेट का जो जो उसका स्पीड है वो कम हो जाता है। अर्थ की स्पीड से प्लैनेट की स्पीड अगर अचानक से कम हो गई तो हमको लगता है कि वो पीछे जा रहा है। जैसे आप ट्रेन पे हैं, जब ट्रेन में अगर आप चलती है ट्रेन, तो आपको लगता है कि जो प्लेटफॉर्म है वो आसपास की पीछे जा चीजें रहा वो है, पीछे जा रही बट है। एक्चुअली ट्रेन थोड़ी सी आगे जा रही है पर कम स्पीड है। तो उस तरह से आप देखो तो रेट्रोग्रेड का ये इफेक्ट होता है। मर्करी रेट्रोग्रेड ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, शनि ज्यादा करता है। तो जब प्लैनेट वक्री होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो आपसे बहुत ज्यादा एफर्ट मांगता है, तो वो आपसे ज्यादा एफर्ट कराता है। तो इस वजह से रेट्रो प्लैनेट के केस में आपको कई बार चीजें 2 बार करनी पड़ती है, एक बार में रिजल्ट नहीं आता या फिर डिले मिलते हैं। तो अब बुध जो है वो कारक है कम्युनिकेशन का, तो ऐसे में हो सकता है कि इंसान की कम्युनिकेशन एबिलिटीज थोड़ी सी कम हो जाए, या उसको बात करते हुए वो कुछ गलत बोल जाए किसी की, या उसको लगे कि जो मैं कहना चाहता था नहीं कह पाया। ऐसी चीजें आ सकती है। बट वर्करी रेट्रोग्रेड इतना प्रॉब्लम नहीं देता, शनि का थोड़ा ज्यादा देता है, क्योंकि शनि एज इट इज डिले लेकर आता है लाइफ में, डिसअपॉइंटमेंट लाता है। ऐसे में रेट्रो हो जाए तो और ज्यादा वो चीज बढ़ जाएगी। ओके। एक और वर्ड है जो काफी सुनने मिलता है, इज एग्जॉल्टेड। उसका क्या मतलब होता है। एग्जॉल्टेड, हर प्लैनेट की एक ऐसी राशि होती है जिसमें वो एग्जॉल्टेड होता है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाती है। सो दैट्स अ पॉजिटिव कंडीशन। इट्स अ पॉजिटिव कंडीशन, बट कंडीशनल भी है। कैसे। कंडीशनल ऐसे है कि हमारे चार्ट पे जैसे 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस अच्छे नहीं माने जाते, कि यहाँ पे अगर प्लैनेट है या इनका लॉर्ड है अगर, तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, प्रॉब्लम्स आती है। अब अगर प्रॉब्लम वाले घर का प्लैनेट, अगर उसका लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड हो जाए, तो आपकी प्रॉब्लम भी एग्जॉल्टेड आएगी, उच्च की आएगी, बड़ी आएगी। अच्छा, बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। तो एग्जॉल्टेड हमेशा डजंट मीन कि वो अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। बिल्कुल नहीं। नॉट नेसेसरी। नहीं, इनफैक्ट डेबिलिटेटेड प्लैनेट जो है, नीच का प्लैनेट, जैसे हर प्लैनेट एक राशि में एग्जॉल्टेड होता है, वैसे ही हर प्लैनेट एक राशि में सर्टेन राशि में। डेबिलिटेटेड होता है, यानी कि वो नीच के रिजल्ट देगा, सबसे खराब रिजल्ट देगा। ऐसे में अगर वो खराब हाउस का वहां पे खराब हाउस में जाके अगर डेबिलिटेट हो गया, तो जो खराब रिजल्ट आने हैं वो बदल जाएंगे। कुछ बात करते हैं चार्ट्स के कुछ घरों के बारे में। कहते हैं कि जो चार्ट्स में कुछ घर अगर खाली है, एज इन वहां पे कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, तो वो शायद अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। सो इज दिस अ मिथ ये, या फिर ये इस बात में कोई दम है, दिखता है आपको। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
देखिए, एक घर के क्या रिजल्ट आएंगे वो मैटर करता है मल्टीपल चीज़ों पे, कि उसमें उस घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, ये एक बात है। दूसरी बात, उस घर का लॉर्ड जो है वो कहाँ बैठा है, उस घर पे कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि है, वो मैटर करता है। उस प्लैनेट का, उस घर का जो लॉर्ड है, वो जिस प्लैनेट के साथ बैठा है वो प्लैनेट की क्या लॉर्डशिप है। तो ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल हो जाता है, बट ऐसे एक घर को अफेक्ट करने वाले कम से कम 3-4 प्लैनेट हो सकते हैं, 3-4 हाउसेज हो सकते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि एक घर में कोई प्लैनेट नहीं है तो इफेक्ट कम होगा इज नॉट राइट। लेट्स टॉक अबाउट एट्थ हाउस। एट्थ हाउस को लेके लोगों में इतना डर क्यों होता है कि अगर वो खाली बैठा है तो भी लोग डरे होते हैं, या उसका कुछ कोई ग्रह अगर आकर बैठ जाता है तो भी लोग डरे होते हैं? ऑब्वियसली इट हैज अ लॉट टू डू विद, लोगों को नहीं पता है, अवेयरनेस की कमी है, लोग ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते भी नहीं है। बट एट्थ हाउस के बारे में आपकी क्या राय है? सो देखिए, 8th हाउस जो होता है वो 8th हाउस में प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको जो कष्ट आएंगे लाइफ में, जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, वो 8th हाउस से देखते हैं। एक्सीडेंट्स भी होते हैं, सडन प्रॉब्लम, सडन लाइफ में सडन उतार और चढ़ाव आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कोई भी नहीं चाहता। आपकी लाइफ अगर चल रही है अच्छी, मैरिड लाइफ, उसमें सडन अप्स एंड डाउन्स आए, किसको पसंद है? आपका करियर अगर अच्छा चल रहा है तो सडन अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो 8th हाउस की दशा अगर आती है तो प्रॉब्लम तो लाती है। एट्थ हाउस के अच्छे रिजल्ट्स भी देखे जाते हैं कभी? अगर आप 8th हाउस से जुड़ा काम करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब 8th हाउस से जुड़े कुछ काम होते हैं, जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो 8th हाउस का काम कर रहा है, ऑडिटिंग करना, टैक्सिंग और ऑडिटिंग वगैरह देख रहा हो। अगर कोई इंश्योरेंस डीलर है जो इंश्योरेंस बेचता है, वो 8th हाउस का काम है। एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस का है। ऐसे में जो 8th हाउस से जुड़े अगर आप काम करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ी परेशानी तो आएगी। अब आप जो हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, लोग आज के डेट में, या फिर हम भी जब बचपन से देख रहे थे, न्यूज़पेपर आता था उसमें डेली होरोस्कोप लिखा होता था जो सनशाइन से रिलेटेड होता था, सनशाइन जो होती है। क्या हम जिस चार्ट की बात कर रहे हैं वो सनशाइन, ये सनशाइन सेम है या इट्स डिफरेंट? वो अलग होता है। तो सन साइन जो है वो पूरा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन साइन को तो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। नहीं देते? नहीं, हम तो लोग फिर दो हम चीजें किसको, देखते हाँ, हैं। तो किसको देखते हैं? पहला है मून साइन, यानी कि मून जो है, चंद्रमा, वो कौन सी राशि में है। और दूसरा है असेंडेंट, यानी कि लग्न। जब आप पैदा हुए तो लग्न कौन सा था, वो देखते हैं। एज इन द फर्स्ट हाउस? फर्स्ट हाउस, जिसको ओके। फर्स्ट हाउस बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे चेंज कैसे आता है। सन साइन जो है, वो सन जो है वो कौन सी राशि में है। सूर्य जो है वो 30 डेज तक एक राशि में रहते हैं, यानी कि 30 दिन तक जो भी लोग पैदा हुए हैं उनका सेम सनसाइन होगा। हाँ। पर लग्न जो है वो हर 2 घंटे में बदलता है। तो जो भी 10 बजे अगर बॉर्न हुआ और अगर 12 बजे कोई और बॉर्न हुआ, उनका लगन बदल जाएगा। तो फिर तो वैसे, तो क्योंकि मैं भी हमेशा यही सोचता था कि जैसे कोई अगर वर्गो है तो एक महीने तो वर्गो ही रहने वाला है, तो उस 30 दिनों में कोई भी पैदा हुआ, सबकी जिंदगी एक जैसी होनी चाहिए, भाग्य एक जैसे होने चाहिए। बिल्कुल अलग होंगे। तो ये तो हमने खाली लगन का लिया कि 2 घंटे में लगन बदलता है। इसके अलावा जो राशि है वो बदलती है। जो चंद्र राशि है, जिसमें बोला कि चंद्रमा किस राशि में है, तो वो डिसाइड करता है आप मेंटली, मन के लेवल पर कैसे सोचते हैं। लग्न हमारा एक्शन है, हमारी बुद्धि का कारक है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो हम ओके। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से चार्ट को पढ़ते हैं। फिर इसके अलावा और चीजें हैं, नक्षत्र कौन सा है, कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, किसको देख रहे हैं, क्या लॉर्डशिप है, क्या दृष्टि है, तो उससे पूरी कहानी बदल तो जाती है। आप सनसाइन को, आपके स्टडीज में आप सनसाइन को नहीं मानते हो, द वेस्टर्न वे ऑफ लुकिंग एट हॉरोस्कोप? सनशाइन इज नॉट द प्राइमरी थिंग। बट डज इट हैव, उसका कुछ प्रभाव आता इंपॉर्टेंट है? है, क्योंकि सूर्य जो है बहुत हमारी आत्मा का कारक है सूर्य। और सूर्य से हमें आइडेंटिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो जहाँ सूर्य बैठा है वो इम्पोर्टेंट है। बट हमारी पूरी लाइफ जो है वो उससे डिसाइड नहीं होती। उसके लिए लग्न और राशि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे हमारी पर्सनालिटी डिसाइड होती है। थोड़े जेमस्टोन्स वगैरह और उपायों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम्म। आज के डेट में आप व्हाट्सएप खोलो तो कोई किसी ना किसी ने कुछ भेजा होता है, इंस्टाग्राम तो आपको पता ही है, इट्स फुल ऑफ रेमेडी, दिस एंड दैट, जेमस्टोन्स।
जेमस्टोन्स को लेके आपकी क्या धारणा है? क्योंकि आज के डेट में वो कुछ एप्स के डेली एड्स चल रहे होते हैं कि आप पाइराइट ले लो तो आपको करोड़पति हो जाओगे, नहीं लिया तो आप रोडपति बन जाओगे। तो आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, ऐसा जो बताते हैं, मैं बोलता हूँ सबसे पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर को दूर से नमस्ते कर देना चाहिए। देखिए, जो भी डराने का काम करे उसके पास तो जाना नहीं चाहिए। डरना क्यों है हमको? एस्ट्रोलॉजी एक, जैसा मैं बता रहा था आपको, इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस जो आपको एक अच्छी डायरेक्शन देती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, पर कोई डरने की चीज़ नहीं है। तो जो भी बोले ये करने से ऐसा हो जाएगा, ना करो तो ऐसा हो जाएगा, तो वो तो उससे तो दूर ही रहो। अच्छा, दूसरी चीज़, आपका जो क्वेश्चन है कि करने से अगर मैंने कोई स्टोन पहना तो वो करने से क्या मैं अमीर बन जाऊंगा, क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगा? देखिए, अगर ऐसा होता तो इंडिया तो सुपर पावर ही होती, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो यहाँ चल रही है हजारों साल से। करेगा सबके घर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ सब करते ही है। करेक्ट। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जेमस्टोन क्या करता है, हर प्लैनेट का एक स्टोन होता है। जैसे शनि के लिए नीलम होता है। तो अब जो भी प्लैनेट का स्टोन होता है वो उस प्लैनेट के कारक तत्व को बढ़ा देता है, तो थोड़ा उस प्लैनेट को स्ट्रांग कर देता है। पर ऐसे में, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर प्लैनेट गलत जगह बैठा है, गलत घर में बैठा है, और आपने उसका स्टोन पहन लिया, तो उसकी प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा देगा। तो बहुत मतलब प्रिसाइजली somebody has to study and prescribe this। एब्सोल्युटली, 100% करेक्ट। करेक्ट, बिल्कुल। तो देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जेमस्टोन कोई भी मैजिक नहीं होता कि आपने जेमस्टोन पहना और उसमें बहुत से चेंजेस एकदम से आने लग जाएंगे। तो जेमस्टोन करता क्या है, एक प्लैनेट की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, उसको बढ़ा देता है थोड़ा। मान लो आपने अगर बुध के लिए आपने एमरल्ड पहना, पन्ना पहना, तो अब आपके चार्ट पे बुध जो भी जहां बैठा है, जिस हाउस की लॉर्डशिप है, उस कारक तत्व को इंक्रीज कर देगा, तो एम्पलीफाई करेगा। अब ऐसे में ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या वो अच्छी जगह पे बैठा है, क्या वो अच्छे रिजल्ट ही दे रहा है। अगर कोई प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है तो वो खराब रिजल्ट को भी बढ़ा सकता है। हमें ये देखना ज़रूरी है कि जेमस्टोन पहने तो सोच समझ के पहने और अच्छे से एडवाइस लेके पहने। देखिए, फ़ायदा चाहे कम हो जाए, नुकसान नहीं होना चाहिए ना। हाँ, ये सही बात कही आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इनफैक्ट मैं तो जितने जेमस्टोन मैं पहनवाता हूँ लोगों को, उससे ज़्यादा उतरवा देता हूँ। अच्छा, उतरवा देते हो आप। चलिए, अब जेमस्टोन्स की बात हो गई, एस्ट्रोलॉजर्स पे आते हैं। जो आज के डेट में बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका बहुत, उनकी भाषा ऐसी होती है कि आपने अगर ये धारण नहीं किया ये जेमस्टोन, तो आपके साथ ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपका कैसा ओपिनियन रहता है वैसे एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को लेके या ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के अप्रोच को लेके? मैं तो देखिए ये मानने वाला हूँ कि मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, वही सीखी है। और तो हमारे वेदों में जो लिखा हुआ है, जो ऋषि पराशर ने स्टार्ट किया था, तो ऐसे में हम लोग किसी को भी डराने का काम तो करते ही नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी का ये एक, किसी एस्ट्रोलॉजर का भी ये फर्ज बनता है, ये उसका उत्तरदायित्व है कि वो किसी को डराने की जगह सोल्यूशन दे। और सोल्यूशन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सोल्यूशन में किसी को कुछ जेमस्टोन देना है या पूजा देना है या उसका 50,000 का खर्चा कराना है। सोल्यूशन सिर्फ ये हो सकता है कि आप जिस लाइन में जा रहे हो, आप अपना डायरेक्शन चेंज करिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका यहाँ पे काम अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि आपको बर्थ प्लेस पे सक्सेस नहीं मिलेगी। घर से दूर जाओ, देखो आपको सक्सेस मिलने लगेगी। तो ये हो गया डायरेक्शनल, हमने चेंज किया। हमने कोई ऐसा उपाय नहीं बताया कि वो ना कर सके, पर वहाँ पे उसका फ़ायदा हो। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किसी के लिए भी बोलूँगा जिसने एस्ट्रोलॉजर को चूज़ करना है, कि जो एस्ट्रोलॉजर आपको डराए या आपको बोले कि ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, उसको दूर से आप नमस्ते करो, जयराम जी की बोलो और आगे बढ़ो। तो फिर अच्छा ठीक है, आपने बता दिया कि कैसे एस्ट्रोलॉजर से बच के रहना चाहिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्कैमर्स। व्हाट आर द साइंस ऑफ अ गुड एस्ट्रोलॉजर? कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये बंदा मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्टीज तो नॉर्मल लोगों में से किसी के पास भी नहीं है। तो कौन से आचरण है जो हमें एस्ट्रोलॉजर्स में देखने चाहिए कि समझ में आए कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर है? पहली बात तो सबसे पहले आप ये देखो कि एस्ट्रोलॉजर आपकी तरफ पॉजिटिव है या नहीं, ऑप्टिमिस्टिक है या नहीं, क्या आपको नेगेटिव चीज़ें बता रहा है, डरा रहा है, या आपको एक अच्छी डायरेक्शन, एक सही राह दिखा रहा है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपको ये, आपको पॉजिटिव चीज़ बताएगा। देखिए, हर एक की लाइफ में, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, हमारी 20 स्ट्रेंथ हो सकती है और 20 या 25 वीकनेसेस भी हो सकती है।
हमें क्या देखना है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और उस डायरेक्शन में काम करना है, तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। सक्सेस करियर की हो सकती है, सक्सेस रिलेशनशिप की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, पर हमें तो उसी तरफ जाना है ना जहाँ पे सक्सेस मिलेगी। तो एस्ट्रोलॉजर अगर आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको अच्छे से काउंसल कर रहा है, समझा रहा है और बिना डराए आपको एक सही राय देता है, तो आप उसके पास जरूर जा सकते अच्छा, मैं कभी कभार बैठ के देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में व्हाट आर द ट्रेंडिंग टॉपिक्स, व्हाट आर द ट्रेंडिंग रील्स। कुछ मेरे को दिखता है कि समथिंग इज अराउंड पायराइट दीज डेज। काफी पॉडकास्ट में भी बातचीत हुई है, काफी रील्स में भी बातचीत होती है कि आप पायराइट को पहनीजिए। तो फर्स्ट थिंग आप बताइए कि पायराइट, इज दिस इवन अ रियल जेमस्टोन फर्स्ट? नंबर टू, क्या उसका इम्पैक्ट है भी कि लोगों को पायराइट के पीछे ये जो पूरा एक लाइन लग गई है, होड़ मच गई है, जैसे कि चलो सब मिलके पायराइट पहनते हैं, बी इट एनी फॉर्म। कुछ लोग बोल रहे हैं लॉकेट पहन लो, कोई बोल रहा है घर का गुलदस्ता पायराइट का ले लो, कोई बोल रहा है अंगूठी पहन लो। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हैं। देखिए, पहली बात, पायराइट जो है वो जेमस्टोन नहीं होता, मेन जेमस्टोन जो होते हैं उसमें नहीं आता है, तो सब्सटीट्यूट्स में आता है। तो एज अ सब्सटीट्यूट आप पहले तो वही लेते हैं जो, अगर आप मेन जेमस्टोन नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सब्सटीट्यूट पे जाते हैं। पर दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, हर जने के लिए जेमस्टोन जरूरी है ही नहीं। मैं अगर 10 जनों का चार्ट देखता हूं तो उसके अंदर शायद एक जने को बोलता हूं कि जेमस्टोन पहन सकता है, और वो भी सिर्फ यही जेमस्टोन पहन सकता है, कोई और नहीं पहनना। तो जेमस्टोन हमें बड़ा स्पेयरिंगली ही पहनना चाहिए। अब आजकल ये भी हो गया, आप शायद जो रील देख रहे हैं तो वही आपने क्योंकि एक दो बार देख ली तो शायद आपको दोबारा इसलिए भी दिखा रहा हो। राइट। आजकल ये भी चीज आती है सोशल मीडिया में, पर इन चीजों से बचना है, हमको ज्यादा ये चीज नहीं करनी है। देखिए, हम खुद को अलाइन करें अगर प्लैनेट की एनर्जी के साथ, तो हमको ज्यादा रेमेडीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपने कहा कि आप 10 अगर करवाते, आपने जितने लोगों को पहनाए उससे ज्यादा लोगों को उतरवाए है, करेक्ट? राइट, तो करेक्ट। ठीक है, वैसे केसेस में अगर आप जेमस्टोन नहीं पहना था, आपने कहा कि मैं ज्यादातर जेमस्टोन प्रेस्क्राइब भी नहीं करता हूं, क्योंकि लोगों को जरूरत भी नहीं होती है एज पर देयर चार्ट। व्हाट आर द अदर काइंड ऑफ रेमेडीज आप प्रेस्क्राइब करते हो फिर लोगों को? तो रेमेडीज होती है मंत्र की फॉर्म में, कि आप कोई मंत्र करते हैं किसी प्लैनेट का, जैसे ओम नमः शिवाय एक मंत्र है जो जुपिटर के लिए किया जाता है, या तो जैसे ये पंचाक्षरी मंत्र है तो 5th हाउस के लिए किया जाता है। ऐसे ही तो एक हो गया कि हम ग्रह के लिए या प्लैनेट के लिए मंत्र करते हैं, या हम कुछ डोनेट कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं। अगर मंदिर में या गुरुद्वारे में जाके कुछ सेवा की जाए, या किसी किसी जानवर के लिए कुछ किया जाए, किसी गाय को कुछ खिलाए, तो ये सेवा का फॉर्म हो जाता है। अ, या इसके अलावा अगर अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, कि जैसे किसी बच्चे की पढ़ाई करवा ले, तो ये अलग अलग फॉर्म्स है डोनेशन की। चाहे आप पैसे की फॉर्म में करें, चाहे किसी और फॉर्म में करें, तो ये सब चीज़ें जो हमें डेफिनेटली हेल्प करती हैं। पर ये हेल्प करती है इसलिए नहीं क्योंकि ये करने से कोई मैजिक हो जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा। हेल्प इसलिए करती है क्योंकि हम एक पॉजिटिव कर्मा कर रहे हैं। अगर हम कोई पॉजिटिव कर्मा करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, चाहे वो इमीडिएटली आए चाहे बाद में आए, पर एक पॉजिटिव कर्मा तो हुआ। और दूसरा ये भी है कि हम अपने एनर्जी को प्लैनेट की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं। जैसे कि अगर बृहस्पति के लिए अगर हम गाय को कुछ खिलाते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, तो ऐसे में बृहस्पति स्ट्रांग होता है और हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। चलिए, मैंने अभी किसी एक और पॉडकास्ट में किसी एक और एस्ट्रोलॉजर को कहते हुए सुना था, और उस पर मेरी आपकी राय चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर आपके वीनस को, अगर लाइफ में समृद्धि चाहिए तो वीनस को स्ट्रांग करो। और उसके अगेंस्ट में उन्होंने जो रेमेडी दी थी, वो अभी मेरे को कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है, बट उन्होंने कहा था कि इत्र को लो और अपने गुप्तांगों पे लगाओ। ऐसे दो तीन और लोगों का मैंने सुना हुआ था, बड़ी अजीबोगरीब के उपाय आजकल दे रहे हैं। तो मतलब वो सोच आ कहां से रही है? आर दोज इवन रियल रेमेडीज, या फिर कि सोशल मीडिया बैंड वैगन के नाम पे वो लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं? आपके एक्सपर्टीज में क्या लगता है आपको? ये बुद्ध के लिए अच्छी रेमेडी है। अच्छा। हाँ, और मैं बताता हूँ रीजन क्या है। बुद्ध जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है। तो बुद्ध को स्ट्रांग करने के लिए आप कोई हंसी मजाक करो दोस्तों के साथ, कॉमेडी पर कुछ कॉमेडी देखते हो, वो सबके लिए अच्छा है। तो आपने जो देखा है कॉमेडी है, वो अच्छा, एस्ट्रोलॉजर, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा, वो कॉमेडी कर रहा है। अच्छा। तो आप देखोगे आपका बुद्ध अच्छा होगा, वीनस में कुछ नहीं होने वाला। वीनस का कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही एक और दंपत्ति है, या फिर दे आर अ कपल और व्हाटएवर, लाइक दे आर अ एस्ट्रोलॉजी कपल, दे वर टॉकिंग अबाउट स्विच वर्ड्स। अचानक से काफी
वो हो गया था। एक और भाई साहब है एस्ट्रोलॉजर, वो बोलते हैं कि अपने हाथ पे ये करे, ये नंबर लिखो तो आपको कल सुबह तक धन मिल जाएगा, आपको लड़की, आपकी अगर कोई ब्रेकअप हुआ है तो वो लड़की वापस आ जाएगी। तो वो नंबर वंबर का भी कुछ सीन है कि हाथ में लिख लो, पेट पे लिख लो कुछ? वंस अगेन ये बुद्धि ही स्ट्रांग होगा इससे। ये सब मतलब देखिए, ये सब क्या है कि आजकल हर एक को उसको विजिबिलिटी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को भी विजिबिलिटी चाहिए। तो कई एस्ट्रोलॉजर, मैं ये नहीं मानता कि सब ऐसे होते हैं, ज़्यादा अच्छे ही होते हैं, बट हाँ काफ़ी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको विजिबिलिटी के नाम पे उनको पता है कि कोई भी अटपटी बात बोलेंगे तो दुनिया देखेगी। आप भी शायद अगर मैं कोई अच्छी बात करता हूँ, मे भी आप 2 जनों को ना भेजो, पर ये अजीब सी बात है, यहाँ इत्र लगाओ ये हो जाएगा, पेट पे नंबर लिखने से आप राजा बन जाओगे, राजा बन जाओगे। ऐसी अटपटी बात आप भी शायद 4 जनों को भेजोगे। और वो स्विच वर्ड का क्या, एक 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 रील बड़ा वायरल हुआ था, कॉन्वोलेक्सा, कॉन्वोलेक्सा ये बोलते रहो तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। वो भाई साहब वैसे बात कर रहे थे। तो स्विच वर्ड्स का भी कुछ? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें कुछ काम नहीं करती, स्विच वर्ड्स या बाकी सब चीज़ें। अब एस्ट्रोलॉजी में कह लीजिए, अगर एस्ट्रोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है तो इसमें कई ब्रांचेस होती है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी समझता हूँ, और जितना भी मैं समझा हूँ या सीखा हूँ मैं उसके थ्रू आंसर करता हूँ। तो पर हाँ बहुत सी और साइंसेज हैं जो कि चाहे न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, स्विच वर्ड्स वगैरह भी कई चीज़ों में आते हैं। आजकल कुछ आकाशिक रिकॉर्ड चल रहा है जी। कि लोगों का पता चल जाता है कौन से रिकॉर्ड्स, अब मेरी समझ में नहीं आता, मैं नहीं जानता सही है कि नहीं, बट जो अपने वेदों में ज्ञान लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, मैं वही जानता हूँ, तो मैं उसी के ऊपर बता आपके पाऊँ। पास लोग वैसे आते हैं जब चारों तरफ धक्का खा चुके हैं, कई हजारों लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, और फिर वो आपके पास आते हैं एंड प्रॉब्ली देन यू डिबंक द रियल प्रॉब्लम। तो ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं? तो पहले तो मुझे उनको ये समझाना पड़ता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी से क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो आपको एस्ट्रोलॉजी से, पहली बात तो आपको हेल्प करेगा एस्ट्रोलॉजी एक सही डिसीजन लेने में, आपको लाइफ में एक अच्छी डायरेक्शन लेने में, और फिर हम उस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, उसको चार्ट समझ के जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल टैरो में बहुत चलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, करेक्ट, वो वो मुझे अनब्लॉक कब वापस, करेगा? हाँ हाँ। अनब्लॉक कब कर, चाहिए तो एक हो गई ये छोटी मोटी। तो मैं ऐसे में यही बोलूंगा, देखिए कुछ तो हमारी एक खुद की स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए कि हर छोटी छोटी चीज के लिए कि अरे वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे कुट्टी हो गया, हाँ, कट्टी तो हो गई मेरी। कट्टी हो गई, हाँ। तो क्या वो मुझसे बात करेगा, आज करेगा कल करेगा, ये एक बात हो गई। दूसरा, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं आजकल जो टैरो में चलता है कि अ, मेरे पार्टनर की अभी क्या एनर्जी है मेरी तरफ, हाँ, वो मेरी तरफ क्या क्या फील वो कर रहा मुझसे है, शादी करेगा? क्या मुझसे शादी करेगा, तो बड़ा क्वेश्चन है। हाँ। ये तो मैं समझता हूँ। अच्छा। देखिए अगर आपका, देखिए लव अफेयर जो है वो अच्छा चलेगा या नहीं, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, शादी में कन्वर्ट होगा, ये सब तो एक जेन्युइन क्वेश्चन है। बट मेरा पार्टनर अभी मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, उसकी क्या करंट फीलिंग है। अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर वो अभी खुश है तो फीलिंग अच्छी होगी, हाँ, अगर बॉस अभी ने आप उसको लड़के डांट आए दिया होंगे ऑफिस ना में, सुबह सुबह। तो अगर वो खुद ही मूड ऑफ करके बैठा है तो आपकी तरफ भी खराब ही सोच रहा होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो ये पड़ता है ना कि क्या वो जेन्युइनली आपकी तरफ, आपसे प्यार करता है या नहीं, लॉयल इज इट है अ कि गुड नहीं? मैच फॉर यू और नॉट, विल योर लव फेयर, विल इट वर्क और नॉट, मैनिफेस्ट करेगा शादी में या नहीं, वो क्वेश्चन जेन्युइन है। दोनों का आप जब देखते हो कि जैसे आपसे भी आई एम श्योर लोगों ने पूछा होगा, क्या ये लड़का मेरे लिए सही है कि नहीं, क्या ये मैच मेरे लिए सही है कि नहीं, आप कैसे, हाउ डू यू डिटरमाइन या हाउ डू यू डायग्नोस एंड कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ये बंदा आपके लिए अच्छा है या ये लड़की आपके लिए अच्छी है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? तो उसके कल कुछ प्रोसेसेस होते हैं। पहले तो लोग सिर्फ गुड़ मिलान करते थे, आपने सुना होगा 36 गुण मिले, 36 के 36 36 में गुण से मिल जितने जाए, मिले हाँ उस पे हाँ। करा। तो अब 36 में से अगर 18 या उससे ऊपर हो तो उसको माना जाता है कि इट्स अ गुड बैच। बट ये सिर्फ एक, दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, ये कंप्लीट साइंस नहीं है। क्योंकि अगर हम शादी के लिए भी देखते हैं, हमें उसके अलावा देखना है इंडिविजुअल चार्ट में उस लड़के की, अगर हम किसी लड़की को अगर मैं गाइड कर रहा हूँ तो मैं लड़के का चार्ट देखूंगा कि कंपैटिबिलिटी तो मिल रही है, पर मुझे दिख रहा है कि उसकी चार्ट में, उसकी शादी में इतनी प्रॉब्लम दिख रही है, तो मैं क्यों रेकमेंड करूंगा।
तो उसकी खुद की शादी कैसी दिख रही है, उसके लड़के का कैरेक्टर कैसा है, और कंपैटिबिलिटी कैसी है। प्लस आपस में फिर हम और चीज़ें देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी एक फ्रेंडशिप लेवल पे रहेगी या नहीं, रोमांस रहेगा या नहीं, अट्रैक्शन रहेगा, वो ऐसी कई चीज़ें देखते हैं जिसमें हम दोनों का आपस में ओवरलैप करते हैं चार्ट। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, नवमांशा, और ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। बट हाँ, मल्टीपल चीज़ें देखी जाती है, और इसमें मंगलीक भी होता है, अच्छा। विच इज़ अ वन स्मॉल सबसेट ऑफ ओवरऑल कंपैटिबिलिटी। चलिए कुछ और बात करते हैं अभी। आज के डेट में एक एक मिनट में आप एस्ट्रोलॉजर्स, सो एक टाइम था कि लोगों को पता नहीं होता था, फैमिली, एक तो फैमिली एस्ट्रोलॉजर्स होते थे जो कि दो दो तीन तीन जनरेशन से कंसल्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फैमिली को। आज के डेट में देयर आर एप्स, आप उनको रिचार्ज करो, चूज योर सिग्निफिकेंट टाइमिंग एंड whatever साउंड सूटेबल टू यू, उनका प्रोफाइल देख के एंड देन यू गो फॉर अ कंसल्टेशन। आप कंसल्टेशन बुक कर लेते हो। आपको एक डेढ़ मिनट में एक एस्ट्रोलॉजर क्या ही बता देगा। मतलब आई एम ये ट्राइंग टू बेसिकली, अभी इस वक्त आई एम ट्राइंग टू बैटल आउट द एंटायर बिजनेस मॉडल, हाउ इट्स रन। ये बिजनेस मॉडल इस पे चल रहा है कि दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कन्वीनियंस। एक कन्वीनियंस जो है, आज से पहले किसी को अगर मान लीजिए 17-18 साल के लड़के को, लड़की को एस्ट्रोलॉजर्स नहीं पता कौन है, कौन से अच्छे हैं नहीं है, यहाँ पे आज वो कन्वीनियंस मिल गई कि हम ऐप पे गए, हमको लिस्ट ऑफ 20 तो नहीं, मतलब हजारों। लिस्ट ऑफ 1000 एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं। राइट। उसमें भी आपको एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा, टैरो कार्ड रीडर मिल जाएगा, न्यूमरोलॉजिस्ट, सब मिल जाएंगे। आप उनको देखोगे, शक्ल पसंद आ रही है, एक्सपीरियंस वगैरह, आप उस पर ले लोगे उनसे एडवाइस। तो अब देखिए, एक्चुअली इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। किसी व्यक्ति के लिए तो बहुत डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि 1-2 मिनट में तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो पर हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा, अगर कोई अगर यूज़ करना चाहता है ऐप को, तो उसका सही तरीका ये है कि आप आइडेंटिफाई करिए कौन सा आपको एस्ट्रोलॉजर ठीक लग रहा है, और फिर आप उससे बात करिए, तो डिटेल में करिए। मतलब वो एक मिनट डेढ़ मिनट वाला नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि इनका मीटर चल रहा होता है, करेक्ट। क्योंकि पर मिनट चार्जेस होते हैं। Charges. कस्टमर को भी पर मिनट अगर 20 रुपए 30 रुपए देना है, तो वो चाहता है अच्छा जल्दी से बता दो, जितना जल्दी हो सके बता दो। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब देखिए, अगर हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप में कुछ ये तो है नहीं कि कोई स्क्रिप्ट लिखी होती है कि इस व्यक्ति की शादी इस टाइम पे होगी, इस डेट को टाइम। हमें तो बहुत सी चीजें देख के एनालाइज करना होता है, उसके लिए टाइम तो चाहिए। तो आपका ये मानना है कि वो मॉडल सही मॉडल नहीं है जहाँ पे एक दो मिनट में कोई आप पूछ भी रहे हो और फिर वो आपका स्टडी भी कर ले और उसका जवाब भी दे दे जो एक्यूरेट भी हो। इट्स नॉट द राइट वे टू गो दिस अबाउट। इज नॉट द राइट वे। आप देखिए, कोई भी चीज अगर आप किसी से रास्ता भी पूछते हैं, उसके सर पे पिस्तौल रख के पूछे कि मिनट चल रहा है आपका, टाइमर चल रहा है, जल्दी बताओ, वो भी गलत बता देगा। राइट। तो एस्ट्रोलॉजी तो बहुत डीप साइंस है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस चाहिए, ऐसे में ये काम नहीं करता है। तो इसका तरीका ये है, अगर आप ऐप पे भी करना चाहें, अपने को टाइम दीजिए कि मुझे अगर इस एस्ट्रोलॉजर से बात करना है, तो मुझे 25-30 मिनट बात करना है। अब देखिए, उसमें कॉस्ट तो जाएगा, जो भी प्राइस आपका जाएगा, बट ये नहीं कि 2 मिनट में 3 मिनट में जवाब मिल जाए, 1 मिनट में मिल जाए। उसमें फिर देखो, आप भी जल्दी कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर भी जल्दीबाजी में देख रहा है, क्या सोल्यूशन मिलेगा आप? चार्ट में आपको क्या लोगों का डेथ भी दिखता है? वी आर गेटिंग इनटू अ डार्क जोन नाउ। तो क्या आपको चार्ट्स में दिख जाता है कि किसी की मानिए अकस्मात मृत्यु होने वाली है या फिर वैसे कोई योग चल रहे हैं, वो सारी चीजें भी दिखती है? तो इसका मैं दो तरह से आंसर करूंगा। पहला ये कि सिर्फ डेथ की बात करते हैं कि डेथ दिखती है कि नहीं। तो डेथ अगर हमें प्रिडिक्ट करनी हो किसी की, तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना आसान नहीं होता। मल्टीपल कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें देखना पड़ता है, और उसके बाद हम इस पे अराइव कर सकते हैं कि एक इंसान की आयु कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली। तो वहाँ पे हम वो डिटरमिन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पर हाँ, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आज का जो टाइम चल रहा है, क्या मुझे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी? तो वो हम चेक कर लेते हैं। वो पता चल जाता है कि अच्छा, अभी तो आगे कुछ साल कोई दिक्कत नहीं दिख रही, या कई बार दिखता है अरे, ये जो टाइम चल रहा है, तो इस पीरियड में हेल्थ पे कोई इशू आ सकता है। तो हम उस केस पे बता सकते हैं, आप देखो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो, कुछ अपना अपना टेस्ट वेस्ट करा लो, तो ताकि आपको पता रहेगा कोई प्रॉब्लम है। बट आपको डेथ एज अ दिख जाता है आपको कि हाँ देयर मे बी सम
थ्रेट टू द लाइफ। हाँ, वो दिख सकता है, बिल्कुल बिल्कुल दिख सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या बता देते हैं जो इंसान है कि नहीं, आप बताते हो, या ऐसे नेगेटिव चीजों को आप लोग छुपा के रखते हो कि नहीं, क्यों डिस्करेज करना कुछ ऐसी बातें बोल के? तो देखिए, मैंने यही बताया आपको कि करंट दशा और करंट पीरियड ऐसा चल रहा है कि अभी कोई थ्रेट टू लाइफ कैन बी देयर, या थ्रेट टू लाइफ हो सकता है, या डिजीज हो सकता है, या कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम ज़रूर बताते हैं कि अच्छा, आप अपना हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख लो, आप एक बार डॉक्टर से चले जाओ, मेडिकल चेकअप करा लो अपने, वो है। बाकी अगर हम ओवरऑल डेथ की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि चार्ट देखते ही दिख जाए कि अच्छा, इसकी तो इस टाइम पे डेथ होगी, वो नहीं है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर अब देखिए, एक चार्ट में हम हज़ारों चीज़ें देख सकते हैं। अब क्या व्यक्ति क्या लेकर आया है, उस पे डिपेंड करता है। अगर वो पूछ रहा है अपने करियर के लिए, तो मैं चेक ही नहीं करूँगा उसका एज वगैरह, तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ ना। तो मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, अगर सब कुछ लिखा ही हुआ है, प्री डेस्टिन्ड है सब कुछ, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एफर्ट? बहुत से लोग पूछते हैं, और आई थिंक टू सम एक्सटेंट इट्स ऑल्सो अ वैलिड क्वेश्चन, कि अगर सब कुछ मेरे तारों में और मेरे ग्रहों में, मेरे चार्ट में लिखा ही हुआ है, सब अगर प्री डेस्टिन्ड है, फिर मैं करूँ ही क्यों कुछ? इट्स अ गुड क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन है। पर देखिए, एस्ट्रोलॉजी में एक बात कही जाती है कि आलसी को कोई आशीर्वाद नहीं। मैं मतलब समझाता हूँ इसका, कि अगर आपके चार्ट में राजयोग है और आपका टाइम भी वो चल रहा है जहाँ राजयोग एक्टिवेटेड है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। करना अगर ही पड़ेगा। आपको मान लो, अगर आपको बहुत अच्छा टाइम है, आप जॉब में राइज करोगे, दिस इज द टाइम फॉर राइज एंड शाइन, जॉब में बहुत अच्छा करोगे, आपको प्रमोशन मिलेगा, काम पे तो जाना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर कोई ये बोले मैं घर से नहीं जाऊंगा, तो कैसे मिल सकता है? कुछ नहीं मिलने वाला उसको। तो कर्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हम्म। तो कर्मा डेफिनेटली प्लेज अ बिग रोल। तो आप कर्म को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान देते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। हमारा डेस्टिनी जो है, जितना इंपॉर्टेंट डेस्टिनी है, उतनी इंपॉर्टेंट हमारी फ्री विल भी है। इसीलिए कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जेमस्टोन्स के बारे में बताइए, जैसे आप जेमस्टोन्स अगर आप किसी को एडवाइस करते हो, हाउ डू यू वैलिडेट द क्वालिटी ऑफ द जेमस्टोन? जैसे मैं आपके पर्सनल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, आप बताते हो कि आप, मैं 10 लोगों में से 9 लोगों को मना ही करता हूँ, इनफैक्ट उतरवा देता हूँ। आप जो एक इंसान को देते हो, आई एम श्योर देर इज अ बेंचमार्किंग, देर इज अ चेकलिस्ट, कि हाँ, दिस इज द राइट quality of gemstone which can be prescribed and will be effective for the individual. राइट। तो देखिए, मैं जिसको भी अगर रेकमेंड करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि आप मार्केट में लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए। सर्टिफिकेट आजकल मिल जाता है, जेन्युइन जो होते हैं वो सर्टिफिकेट के साथ देते हैं। मैं खुद से नहीं देखता हूँ, मैं खुद से किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे मेरे टीचर ने, मेरे गुरु ने कही थी। जब उन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो ये कहा था, बस एक चीज़ करना, कि कभी भी तुम कोई ये जेमस्टोन या ये सब चीज़ें बेचने में मत लग जाना। क्योंकि क्या होता है, देखिए, अगर ग्रीड है या लालच है, वो हर एक को इम्पैक्ट करता है, एस्ट्रोलॉजर को भी कर सकता है। जो इंसान खुद बेचने लग जाए ना जब, तो फिर उसको ज़्यादा पुश भी करने लग जाता है लोगों को। आज अगर किसी को मैं जेमस्टोन बताऊंगा, तो मुझे पता है इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरा अगर 2000 4000 बचे, तो ऐसे में हो सकता है मैं ज़्यादा लोगों को बताने लग जाऊं। मैं वो रिस्क ही नहीं लेना चाहता। तो मैं उस, आप, तो तो इसको, आपके ज्यादातर रेमेडीज किस टाइप के होते हैं? आप जेमस्टोन नहीं देते आप? नहीं नहीं, जेमस्टोन अगर देते भी हैं, हाँ। पर मैं बोलता हूँ मार्केट से लो। क्लियर होना चाहिए, देखने में आपको साफ होगा, क्लियर होगा, आपको उसके अंदर पता चल जाएगा कि कुछ शेडिड तो नहीं है, कि वो कुछ कालापन तो नहीं है। और बाकी उसका सर्टिफिकेट आजकल आता है साथ पे, ऑथेंटिसिटी का। तो नाम जप, मंत्र जाप, उनका कुछ इफेक्ट आप, डू यू प्रेस्क्राइब दोस काइंड ऑफ रेमेडीज? डेफिनेटली डेफिनेटली आई डू। यू डू बिल्कुल, दैट, और उनका इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल इम्पैक्ट होता है। बट क्या ऐसा नहीं है कि एक मंत्र का, बोलते हैं उसको, मंत्र को जागृत करने के लिए यू हैव टू रिसाइट इट फॉर दीज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स? कभी कभार वो होता है कि 1 लाख टाइम जाप करो, तो उसके इम्पैक्ट क्या 1 लाख टाइम जाप करने के बाद ही मिलेंगे ना? पहले दिन से ही somebody can sense कि हाँ, there is some impact after I started to recite? नहीं, ये डेफिनेटली आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे ऐसा माना जाता है कि 1.25 लाख अगर हम उसका नंबर्स अचीव करते हैं, तो वहाँ पे हम मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम वो कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलेंगे। बट हमें वहाँ तक पहुँचने का ये मतलब नहीं है कि जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं, हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा।
हम जब करना शुरू करते हैं मंत्र, तो रिजल्ट तो आने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो पर हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी केस पे मान लीजिए अगर किसी की हेल्थ बहुत खराब है और उसको बोला कि महामृत्युंजय करना चाहिए उसको, तो उसको ये बोलेंगे अच्छा ठीक है आप इसका अनुष्ठान करा लो। अनुष्ठान कराने का मतलब ये है कि 5 या 6 पंडित जो हैं वो बैठ के एक साथ उसको पूरा दिन, 3 दिन में 5-6 घंटे 8 घंटे करके उसको 4 से 5 दिन में या 1 हफ्ते में 1.25 लाख कंप्लीट कर लेंगे, ताकि उसको रिजल्ट जल्दी मिल सके। क्योंकि एक इंसान खुद से अगर मैं बोलूँ आपको 1.25 लाख करना है मंत्र, आप तो नहीं कर पाओगे 4 दिन में। ऐसे केसेस में हम वो करते हैं। बट हाँ, जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है कि 1.25 लाख अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में उनको अपना डेट पता होता है, प्लेस ऑफ बर्थ पता होता है, टाइम का दे आर नॉट वेरी प्रिसाइज। वैसे जब केसेस आपके पास आते हैं कि कोई बोलता है कि मेरा चार्ट देख लीजिए, वैसे केसेस में क्या करते हो आप? ऐसे में हम लोग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, इसको बीटीआर टेक्निक बोलते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, हाँ, बीटीआर। बीटीआर। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग थ्रू सीरीज ऑफ क्वेश्चंस डिटरमिन करते हैं। देखिए क्या होता है कि हम लोग का हर 2 घंटे में लगन बदलता है। तो हर 2 घंटे के बाद आपका अगर कस्प पे है, मान लीजिए 10 से 12 के बीच में 2 घंटे का गैप आया, तो लगन बदल जाएगा। तो अगर तो टाइम मान लो 15-20 मिनट का, आधे घंटे का वेरिएंस है, तो वहाँ हम चेक कर लेते हैं कि या तो ये लगन हो सकता है या दूसरा हो सकता है। तो थ्रू सीरीज ऑफ क्वेश्चन समझ लेते हैं कि इंसान की कुछ उसके पास्ट इवेंट्स के बारे में पूछ के, पर्सनालिटी के बारे में पूछ के, तो वो डिटरमिन कर लेते हैं कि उसका क्या सही टाइम है। अच्छा, तो बट देन उसका एक्यूरेसी कितना आ सकता है? उसमें एक्यूरेसी सही रहती है, एकदम अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है। बट वो हमें एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है कि आपको मल्टीपल लगन बनानी है, कुंडली बनानी है, दोनों का क्वेश्चन पूछने हैं, फिर डिटरमिन करना है सही है नहीं। पर ये हो सकता है अगर टाइम में आधा 1 घंटा 2 घंटे का वेरिएंस है। कुछ और टेक्निक्स होती हैं जैसे बीएनएन टेक्निक होती है, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, और हम देखते हैं उसका अलाइनमेंट किन प्लैनेट्स के साथ है। तो उसके त्रिकोण में कौन से प्लैनेट्स हैं, साथ में कौन से प्लैनेट्स हैं, बेसिकली वो अलग टेक्निक पे काम करता है। तो उसमें लगन कुछ भी हो, हम लगन को मानते ही नहीं है, कंसिडर नहीं किया जाता उसके अंदर। तो वो तरीका है करने का। पर एक्चुअली इसका एक जो बेस्ट तरीका है वो दूसरा ये है जो बहुत अच्छा काम करता है, कि हम किसी का भी ब्लड रिलेशन का अगर मुझे एक प्रिडिक्शन करना है, तो आपकी मदर का मुझे प्रिडिक्शन करना है, मैं आपके चार्ट से कर सकता हूँ। वैसा कर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। या मैं आपके चार्ट को अगर मैं आपकी मदर के चार्ट से आपका कर सकता हूँ, आपके चार्ट से आपकी मदर का। सो मदर फादर, बच्चों का, हस्बैंड वाइफ का, वो किया जा सकता है। तो अगर किसी का नहीं भी है पर उसके हस्बैंड का, उनके बच्चों का है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो इट हैज टू बी लाइक विद इन द क्लोजेस्ट सर्कल, जो ब्लड रिलेशंस में आ रहे हैं या फिर आपके स्पाउस हो, तो करेक्ट, उससे कुछ केसेस में आप पता कर सकते उससे बिल्कुल कर सकते हैं। हैं। एक और सवाल जो काफी पूछा जाता है कि ऐसे तो चार्ट में सब बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, बट फिर भी प्रेडिक्शंस फेल होता है। आपके प्रेडिक्शंस कभी फेल हुए हैं? कभी आपने देखा है? देखो, प्रिडिक्शन तो फेल हो सकता है। प्रिडिक्शन फेल होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपने मुझसे पूछा कि आप जॉब चेंज करना चाहते हो, कब आपकी नई जॉब लगेगी। मैंने आपको बताया कि इस डेट से इस डेट के बीच पे आपके चांसेस बन रहे हैं, आपका हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपका 2 महीने पहले हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बाद में भी हो। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वेरिएंस हो सकता है, क्योंकि ये स्किल बेस्ड सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का। हर एस्ट्रोलॉजर की स्किल अलग होती है, उसमें मिस्टेक भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ उसने मिस कर दिया हो, देखा ना हो। बट ये हम बात कर रहे हैं कि एक बारीक प्रिडिक्शन की। कुछ चीजें होती हैं जो ओवर आर्चिंग टेम्पलेट होता है चार्ट का। फॉर एग्जाम्पल, आपका करियर में ओवरऑल लाइफ में कैसा जाएगा, क्या आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे, राइज करोगे या नहीं करोगे, बड़ा आदमी बन सकते हो या नहीं बन सकते, उन चीजों में गलतियां नहीं होती। क्या एक टाइप की रेमेडी दो लोगों पे काम कर सकती है? कर सकती है, बट हम हमेशा रेमेडीज जो है इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से ही देते हैं। तो कोई भी रेमेडी किसी को बताना कि ये जेनरिक है, सब कोई कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। आइडियली उसी को बताना चाहिए, एक जने को ही बताना चाहिए, क्योंकि सबकी वेरी करती है। एक और चीज जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज के साथ होता है, जैसे जिनके ट्विन्स है या फिर जिनके ट्रिपलेट्स है, दोनों में 1-1 2-2 मिनट का अंतर है,
बट फिर भी जब हम लॉन्ग रन में देखते चले, उनका चाइल्डहुड लगभग लगभग बराबर रहेगा बाय द ग्रेस ऑफ पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट जैसे उनकी उम्र बढ़ते जाती है, एक एक को देखते हैं कि ही इज रियली राइजिंग एंड शाइनिंग, दूसरा जो ट्विन है मे बी नॉट एज मच। ऐसा क्यों होता है जबकि दोनों की कुंडलियां लगभग लगभग बराबर होंगी? 19-20 का ही शायद फर्क रहे। कैसे देखते हैं आप? ऐसे में कुंडली बिल्कुल बदल जाती है। तभी आपने देखा होगा कि अगर दो ट्विन्स हैं जिनका बर्थ टाइम शायद 2 मिनट का 4 मिनट का हाँ, डिफरेंस उतना होगा, ही अंतर है। पर लाइफ में तो उनकी काफ़ी चीज़ें हो सकती है। एक ने करियर चुना, एक अलग डायरेक्शन में चुना, दूसरे ने किसी और लाइन में चुना। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए अगर सेम टाइम है तो। बट ट्विन्स के केस में हम लोग स्पेसिफिकली अलग तरीके से देखते हैं। तो ट्विन्स के केस में दो तरीके से देखा जाता है। एक हम ये करते हैं कि बड़े भाई को जो हम ना पहला द एल्डर वन इन द ट्विन। तो जो जिसका जन्म पहले हुआ उसकी हम मेन कुंडली मान लेते हैं, अच्छा। और सेकंड कुंडली जो है हम 5 मिनट बाद की बनाने की जगह हम उसी के छोटे भाई की कुंडली देखते हैं उसके चार्ट से। जैसे मैंने बताया आपको, ब्लड रिलेशन का हम एक के चार्ट से देख सकते हैं। तो वहां पे हम लोग अगर बड़े भाई का जो छोटा भाई होगा उसकी कुंडली कैसी रहेगी, वहां पे हम उसके चेक करते हैं, रादर देन 5 मिनट के गैप में दूसरा हॉरोस्कोप बनाना, जिससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरा तरीका होता है सप्तांशा डिविजनल चार्ट होता है, जो कि सिबलिंग्स का दिखाता है। तो वहां पे जाके भी हम दोनों भाइयों का डिटरमिन कर सकते हैं। तो मतलब ये मल्टी लेयर्ड काइंड ऑफ a research and then putting down points and then eliminating what doesn't work out, तो उस टाइप का मल्टी डिफाइंड लेयर्स है जिससे। एनालिटिकल है, काफी एनालिटिकल रहता है। और हम लोग सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि क्योंकि 5 मिनट का डिफरेंस है तो लाइफ तो सेम होगी सबकी, तो सेम उतनी नहीं रहती है। लोगों का, दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल चेंज हो सकता है। दोनों की पर्सनालिटी, काफ़ी सिमिलैरिटीज तो होती है, भाई हैं, इतना क्लोज गैप है तो सिमिलैरिटीज होंगी, पर डिफरेंसेस भी होते हैं। आप कभी किसी एक ऐसे इंसान को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका बुध स्ट्रांग रहेगा या इसका शायद सूर्य स्ट्रांग है? क्योंकि बात, आई एम श्योर आप इतने लोगों से बातचीत करते हो, इतने लोगों को आपने कंसल्ट किया है, क्या चेहरे के भाव या बातचीत करने के तरीके से भी आपको पता चलती है कि हाँ इसका शायद बुध कमजोर है या बुध स्ट्रांग हो सकता है? क्योंकि बुध को मानते हैं इट्स द कम्युनिकेशन का इंडिकेटर है। तो आप बता सकते हो ऐसी चीज बिल्कुल, जस्ट बाय टॉकिंग टू समवन? ये सब चीज़ें तो पता चल जाती है, किसी का बुध स्ट्रांग है या नहीं, किसी का सूर्य स्ट्रांग है या नहीं। अब अगर कोई इंसान बहुत करेजियस होगा और अगर अग्रेसिव भी हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है, तो मंगल उसका कहीं ना कहीं प्ले में आएगा ही आएगा। उसका स्ट्रांग मंगल होगा ही होगा, लगन से कनेक्शन बन जाएगा उसका। तो उसी तरह से अगर किसी में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे सूर्य उसका एक स्ट्रांग पोजीशन में रहेगा। तो ये चीज़ें आ जाती है, बिल्कुल। थोड़ी पर्सनल बातें करते हैं, ओके। थोड़े आपके बारे में बात करते हैं। ओके। आप, मैं अब ये जानता हूँ कि आपका एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड करियर था एज अ ब्रांड कम्युनिकेशन, एंड आप डिजिटल भी संभालते थे फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, पता है मुझे इस बारे में। तो आप उस करियर को कैसे आपने पीछे छोड़ के, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप एक काफी ओहदे पोजीशन पे थे, और वहां से छोड़ के अभी आप फुल फ्लेजेड कर रहे हैं, एंड कैसे हुआ ये जर्नी का ट्रांजिशन? मतलब क्या कुछ कुछ तो हुआ होगा, आपने सोचा होगा कि नहीं दिस इज हाउ आई कैन ब्रिंग वैल्यू टू द सोसाइटी। हाउ डिड दिस ट्रांजिशन हैपन? तो देखो, एस्ट्रोलॉजी में तो मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से। और ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली से, मैं ऐसी फैमिली को बिलोंग करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बट मेरा खुद का इंटरेस्ट था। तो सीखा मैंने, और बहुत से खुद एक्सपेरिमेंट करे, खुद सीखा, बहुत टाइम तक रिसर्च किया, तो वो सब तो करा। बट मैं साथ में नौकरी करता ही था, जैसा आप कह रहे हो। तो हाँ, मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ काफ़ी साल। शिफ्ट मेरा आया, सो व्हेन आई when I got really deep into astrology, और I also got into spirituality, और मैं कुछ ध्यान क्रिया वगैरह करने लगा। उसके बाद मेरा मार्केटिंग से और एडवर्टाइजिंग से डिस्टेंस आने लगा। द होल आइडिया ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड कमर्शियलाइजेशन, ये सब चीज़ों से मेरा थोड़ा मन मन भर उठने गया। लगा। और ये फील्ड बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे मैं किसी को अगर एडवाइस कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, सोल्यूशन मिल रहा है, वो खुश होके जा रहा है, तो एक अगर जॉब सेटिस्फैक्शन देखा जाए तो बहुत अच्छा है।
हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये लगे कि रेपुटेशन वहाँ बहुत रहता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पैसा भी ज़्यादा हो सकता है, बट जॉब सैटिस्फैक्शन इसमें अच्छा है। तो तो आज के डेट में आपको किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? कि इज इट जब आप देखते हो कि आप जो फलादेश दे रहे हो वो एक्चुअली हो रही है, उस चीज से खुशी मिलती है, या आप जब देखते हो कि हाँ किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा था एंड आप उसका सोल्यूशन उनको राइट टाइम पे दे पाए? किस चीज से कि हाँ मैं सही था, मैंने जो फलादेश दिया था वो हो रहा है? अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। उस चीज से खुशी होती है, या उस चीज से होती है कि यस आई वाज एबल टू हेल्प इन ड्यू टाइम, बिफोर से पहले कि कुछ बुरा होता, आई वाज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मेरे से अगर व्यक्ति परेशानी में आया है, उसको सोल्यूशन मिलना चाहिए, वो खुशी-खुशी जाना चाहिए। जब वो मेरे साथ आके बैठा और अगर हमारा 45 मिनट्स का 1 आवर का सेशन है, तो जब वो आया और जब वो वापस गया, दोनों में उसकी एक मेंटल जो स्टेट है उसमें डिफरेंस आना चाहिए। जब वो खुशी से जा रहा है, सैटिस्फाइड जा रहा है, तो वो लाइफ में अच्छा करेगा ही, क्योंकि जो चीज़ें उसको बताई गई हैं, क्योंकि उसने वहाँ पे अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि वो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, वो मान रहा है और वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने को तैयार है और उसको वो रिजल्ट मिलेंगे। तो कौन किस सा वो कौन सा वो क्षण था जब आपको लगा कि हाँ अब मैं एक एस्ट्रोलॉजर ही बनना चाहता हूँ? कुछ तो आपको इंडिकेटिव यूनिवर्स के थ्रू हो या आपके थ्रू ओन प्रैक्टिसेस, कुछ तो देखा होगा आपने कि हाँ आई थिंक यस आई एम रेडी टू कंसल्ट द एंटायर वर्ल्ड। क्या आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स अपने साथ भी किए थे? देखिए, जो भी एस्ट्रोलॉजर बनता है ना, सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अपनी कुंडली पे ही करता है। सबसे पहले। सबसे पहले। हाँ। तो वो मैंने भी किया था। हाँ। और स्टार्टिंग ऐसे होता है कि मैं भी गया 2-4 एस्ट्रोलॉजर के पास। कुछ लाइफ में ऐसा हो रहा है, सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। अच्छा, किसी ने बोला कि ये हो जाएगा पर नहीं हुआ, किसी ने डराया। ऐसे में खुद से समझने की इच्छा हुई कि व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा होता क्यों है? और ऐसे करके थोड़ा पढ़ा, थोड़ा जाना, फिर एक फॉर्मल एजुकेशन लिया इसमें। तो इस तरह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। पर हाँ, सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट खुद पे ही किया है। तो आपने देखा कि आपने जो स्टडी किया उसका खुद अप्लाई किया एंड इट वर्कड आउट फॉर यू। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, So बिल्कुल। that was the biggest, I would say, the motivation कि आपने करियर स्विच किया। बिल्कुल। और उसके बाद देखिए, करियर जब नहीं भी स्विच किया था तो मैंने बहुत टाइम तो बिना चार्ज किए मैं फ्री में लोगों को बताता था। तो कितनी मैंने मे बी थाउजेंड्स मैंने लोगों को बहुत साल तक, लोग देना भी चाहते थे वैसे, मैं नहीं लेता था। क्योंकि मेरा ये प्रोफ़ेशन नहीं था। मेरा ये था कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो ठीक है। बट उसके बाद आई रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे मुझे लगा कि अब मुझे यही करना है। मेरा मन ही नहीं लगता था मार्केटिंग में और कम्युनिकेशन। राइट। आज काफी लोग देख रहे होंगे, आपसे मुलाकात हो रही होगी, वर्चुअली ही सही बट मुलाकात हो रही होगी। सबको बताने के लिए एज ए एस्ट्रोलॉजर हु इज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो कौन सा मोमेंट होता है जब लोगों को एक्चुअली एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए? क्योंकि देखो डर, अनसर्टिनिटी विथ रेस्पेक्ट टू द फ्यूचर, वो तो सबके लाइफ में है। बट ऐसा नहीं है कि मैं अभी हर एवरी मोमेंट इज अनसर्टेन। इसका मतलब ये तो नहीं है अभी मैं सारा दिन एवरीथिंग आई डू आई कैन कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजी। बट वो कौन सा समय है जब आपको लगता है कि हाँ ये समय है भाई, अब तुमको डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजर के पास एक कंसल्टेशन तो लेनी चाहिए? तो 2 केसेस में ऐसा होता है। पहला ये कि आप लाइफ के ऐसे मुकाम पर हैं जब आप कन्फ्यूज़्ड हैं। आपको पता नहीं कि क्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी करने जा रहे हैं। पता नहीं इस लड़की से करें, दूसरी से करें। करेक्ट। जानते तो है नहीं कि कैसा रहेगा, किसी ने नहीं देखा कि फ्यूचर में क्या होगा। तो अगर तो अब आपने सोच रखा है कि मेरे को जिससे करनी है लव मैरिज या करनी है, तो फिर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे में। बट जहाँ पे कन्फ्यूजन का स्टेट है, तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी रियली हेल्प्स। ओके। दूसरा कि आपके कोई भी लाइफ के बड़े डिसीजंस हैं, वहाँ पे अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं तो वो हेल्पफुल होता है। अब वो बड़े डिसीजन किसी भी एज पे आ सकता है। अब कोई यंग बच्चा है, उसके लिए पूछा जा सकता है कि उसके लिए क्या पढ़ाई अच्छी है। करेक्ट। साइंस स्ट्रीम अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है, आर्ट्स अच्छा है, या आगे कॉमर्स करने के बाद भी क्या वो सीए करना चाहिए उसे, लॉ करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए। ये बड़े एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। राइट। इसके अलावा करियर में कि किस तरह का क्या उसे जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। जॉब करने के बाद कुछ साल बाद फिर बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करना चाहिए तो कौन सी लाइन, किस तरह की जॉब उसके लिए फेवरेबल होगा। शादी करना है तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप कौन सा पार्टनर सही रहेगा। और तो इस तरह के जो मेजर लाइफ डिसीजंस है, अगर उसमें हम एस्ट्रोलॉजी की मदद लें
तो दिस कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आजकल काफी डिवोर्सेज हो रहे हैं, द डिवोर्स रेट्स आर ऑफ द रूफ। जो स्पेशली जो शादियां 2020 के बाद हो रही है, हम देख रहे हैं कि वो दे आर फेलिंग मिजरेबली। मोस्ट ऑफ देम आर लव मैरिजेस, ऑब्वियसली अरेंज मैरिजेस भी है, बट लव मैरिज फेलियर्स की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजिकली कंपैटिबिलिटी चेक नहीं किया गया था, उसकी वजह से वो मैरिजेस फेल हो रहे हैं? वो एक फैक्टर है, बट एक स्मॉल फैक्टर है, तो डेफिनेटली दैट फैक्टर इज देयर। बट उससे बड़ा फैक्टर जो है वो दूसरा ये है कि हम, क्योंकि हमने वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना लिया है, तो हम अपनी रूट से दूर होते जा रहे हैं। हमारा कल्चर जो है वो हमें क्या सिखाता था कि शादी जो है वो जन्म जन्म का संबंध होता है, एक जन्म का नहीं है, 7 जन्म का। 7 जन्म का होता है। तो हम उसमें क्या करते थे कि उतार चढ़ाव रहेंगे मैरिज में, तो हमें पता है कि अभी तो साथ में ही रहना साथ में ही है। रहना। इनफैक्ट आपको ये पता है कि डाइवोर्स का हिंदी में कोई मतलब है ही नहीं। ना हिंदी में तो तलाक जो है तलाक उर्दू का दैट हैज कम फ्रॉम उर्दू। एग्जैक्टली। अगर हम ये देखते हैं कि इंग्लिश में डाइवोर्स बोलते हैं, हम उर्दू में तलाक बोलते हैं, हिंदी में क्या कोई वर्ड है? नहीं। हिंदी में कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमारे कल्चर में डाइवोर्स होता ही नहीं था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। शादी हो गई तो हो गई, अब आप चाहे खुश है या आपको एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, उसी में आप करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि आजकल वो ऑप्शन है कि अगर नहीं चल रही शादी, बिल्कुल ही आप परेशान हैं, तो ठीक है, एक ऑप्शन है कि इसको ब्रेक कर लो। पर दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि आज, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने पूछा कि क्या रीजन है, कि क्योंकि उन्होंने हॉरोस्कोप नहीं मिलाया इसलिए, वो एक फैक्टर है। बट दूसरा फैक्टर क्या है, शादी 50 साल का एक रिलेशनशिप है, राइट? हम शादी करते हैं 25-30 साल में, हाँ, इट्स एन तो एवरेज 40-50 ईयर साथ में रहना है। इजीली। हाँ। क्या 50 साल किसी के अच्छे हो सकते हैं? हमेशा ही अच्छे नहीं। रहेंगे? उतार चढ़ाव तो रहेंगे, अप्स एंड डाउन तो रहेंगे। अगर किसी की अच्छी कंपैटिबिलिटी है, चार्ट में दिख रहा है कि ओवरऑल मैरिज ठीक ठाक है, अच्छी है, बट 50 साल में कुछ तो 2 साल ऐसा आएगा कि जिसके अंदर आपको परेशानी आए। और अगर मान लो दोनों जनों का वो सेम टाइम पे आ गया, अगर दोनों जनों का सेम टाइम पे ऐसा ही दशा आई जहाँ पे मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, तो किसी में आज की डेट में पेशेंस ही इतनी नहीं है कि वो टाइम टपा ले। पहले क्या होता था, अरे चलो ठीक है, 2 साल है, निकल जाएगा, अलग रह रहे हैं, ठीक है। दो, अभी आज का वो सिचुएशन है कि अगर 2 महीने आपकी आपस में अनबन रहेगी, तो आपको लगता है कि वी आर नॉट वी आर मेड फॉर डन। ईच अदर, हाँ। तो वी शुड ब्रेक। तो पहले लोगों में सहनशीलता थी, पेशेंस थी, क्योंकि मानते थे कि हमने सारा जीवन साथ में रहना है, तो इसलिए वो ऑप्शन नहीं होती थी। आज ऑप्शन है, तो सब जा रहे हैं उस डायरेक्शन में। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि द मिलियनेयर्स दे डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बट देन द बिलियनर्स डू। हाँ हाँ हाँ, राइट। क्या लगता है आपको, नहीं, दूधे? क्यों, मैंने अभी मिस्टर संजीव गोयन का, जो लखनऊ सुपर किंग्स के जो ओनर है, उनका भी एक पॉडकास्ट सुना था, और उन्होंने कहा था, इस चीज को माना था उन्होंने, लाइक somebody of his aura and his stature, for him to say कि हाँ मैं मानता हूँ और I have a family astrologer जिनके साथ मैं कई कई दशकों से जुड़ा हुआ हूँ, तो it was very nice and very humbling in a way. करेक्ट। अब वो मानते हैं क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, पर ऐसा नहीं है ये आज की डेट में है, ये हमेशा से हमारे कल्चर का पार्ट रहा है। आज से पहले जब राजा होते थे, हर राजा के दरबार में एक राज ज्योतिषी जरूर होता था, क्योंकि राजा को जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, अब एक किसान है या एक कोई दूध बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अगर डिसीजन लेगा उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फैमिली को नुकसान हो सकता है, या वो उसका खराब काम, उसका अच्छा नहीं चलेगा, फसल अच्छी नहीं होगी। अगर राजा गलत डिसीजन ले, तो पूरी प्रजा पे, पूरे राज्य पे असर पड़ता है। इसीलिए हर राजा के पास एक राज्य ज्योतिषी जरूर होता है। ऐसे ही अगर जो बड़े बिलियनर्स हैं, उनके पास एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट इसलिए रहता है क्योंकि अगर उन्होंने अपना बिलियन डॉलर्स का एम्पायर चलाना है, जिसमें लाखों लोगों को वो जॉब दे रहे हैं, तो उनके गलत डिसीजन से कितने लोगों का इम्पैक्ट पड़ सकता है, एक छोटे डिसीजन से। एब्सोल्युटली। इसलिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच सौरभ भाई, आज आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया। एंड आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स है, उनके काफी सारे डाउट्स और काफी जो मिथ्स चल रहा है, उन चीजों पे भी हमने काफी ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश की। होपफुली उनके सवालों के जवाब भी उनको मिल गए होंगे। जिनको नहीं मिले हैं, उनको बताना चाहता हूँ, दिस इज ओनली द फर्स्ट ऑफ एन इंटरेक्शन विथ हमारे भाई यहाँ पे सौरभ भाई के साथ। बट हमारे साथ और हमारी बातचीत जारी रहेगी। बिल्कुल हम बिल्कुल। एक और, दो और, तीन और, जितनी जरूरत पड़ेगी हम लोग डिस्कशंस और ले आएंगे अपने व्यूअर्स के लिए। एंड मोस्ट लाइकली
वो बहुत जल्दी आएंगी, होपफुली, अगर आप हमें समय दें। डेफिनेटली, जरूर। और उन पे हम और डेप्थ पे हम चर्चा करेंगे, और जो माइन्यूट डिटेल्स है उनको और खरोचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जरूर। कुछ आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए आप? मैं व्यूअर्स के लिए यही कहना चाहूँगा, जो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरी तरफ से ये रहेगा कि एस्ट्रोलॉजी से डरना नहीं है। ना हमने एस्ट्रोलॉजी को सुपरस्टिशन मानना है, ना डरना है। एस्ट्रोलॉजी एक टूल है, आपके लिए सपोर्ट सिस्टम है, टूल है। यूज़ करना चाहें तो आपको बहुत अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। नहीं भी यूज़ करना तो भी हमें डरना नहीं है।